Assalamualaikum students. Today we will study volumetric analysis. Volumetric analysis is also known as titometric analysis. Titometric analysis को हम titration भी कह रहे होते हैं. Titometric analysis को हम widely यूज़ करते हैं pharmaceutical analysis क्योंकि इसकी cheapness की वजह से, robustness की वजह से और जो उसकी high precision capabilities हैं इसकी वजह से. Titometric analysis का जो basic principle है वो ये है कि an analyte is chemically reacted with the standard solution of a reagent of precisely known concentration. Analyte जो है एक unknown compound है जिसकी हमें concentration नहीं मालूम है, उसको हम react करवाते हैं standard solution of a reagent के साथ, उस reagent के साथ जिसकी concentration known है. इस नॉन कंसंट्रेशन रिएजेंट से हम अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, मतलब एनालाइट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं. जब हम रिएजेंट और एनालाइट को का रिएक्शन करवाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसमें दोनों कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. वो पॉइंट जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट. अच्छा, समटाइम एंड पॉइंट जो होता है वो विजिबल होता है और समटाइम नहीं होता है. विजिबल और नहीं, इनविजिबल से मुराद ये है कि वो एंड पॉइंट जहाँ जब फिज़िकली हमें कलर चेंज नज़र ना आए उस टाइम पे फिर हम उसको विजिबल करने के लिए हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे फेनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है. इंडिकेटर्स यूज़ करने से ही होता है जो इनविजिबल है, जो एंड पॉइंट हमें विजिबल नहीं हो रहा है कि वो पॉइंट जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो हमें मालूम कैसे चलेगा. तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स ऐड करते हैं ताकि हमें एंड पॉइंट फिजिकली विजिबल हो सके कि कलर चेंज हुआ है. दिस इज़ द पॉइंट वेयर द रिएक्शन इज़ कंप्लीटेड. अच्छा, जब रिएक्शन कंप्लीट होता है मीन्स एंड पॉइंट आता है तो कलर चेंज सडनली आता है. तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम स्लोली ड्रॉप्स को ऐड करें जिससे कलर डार्क ना हो. और जैसे फॉर एग्जांपल जो हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, उसके अंदर जब हम फेनोप्थलीन ऐड करते हैं तो ज़्यादा ड्रॉप्स डालने की वजह से डार्क पिंक कलर हो जाता है. तो उस डार्क पिंक का मतलब ये, या पर्पलिश कलर का मतलब ये कि जो है हमने ज़्यादा रिएजेंट ऐड कर दिया है एनालाइट के अंदर और रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और हमने एक्सेस अमाउंट ऐड कर दिया. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम स्लोली ड्रॉप्स को ऐड करते हैं. अच्छा, यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन को डिस्कस किया है. प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशंस होते हैं और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशंस होते हैं. प्राइमरी स्टैंडर्ड बेसिकली स्टेबल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं इन हाई प्योरिटी. अच्छा, कुछ जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है. समटाइम हम इनको स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इनको स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ करते हैं तो हम पहले इसकी स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं विद प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन. प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोजन पेंटालेट. The standardized sodium hydroxide solution, which is secondary standard, may then be used to standardize the standard solution of hydrochloric acid. अच्छा, हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर लिस्ट है प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की कि हम किसके अगेंस्ट उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं. पोटेशियम हाइड्रोजन पेंटालेट की स्टैंडर्डाइजेशन होती है ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, एसिटस परक्लोरिक एसिड. पोटेशियम आयोडेट की स्टैंडर्डाइजेशन होती है ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन थ्रू जनरेशन ऑफ आयोडीन. एंड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्राइमरी स्टैंडर्ड है, उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जिंक मेडल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सोल्यूशन. EDTA स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड. नेक्स्ट, डायरेक्ट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. डिफरेंट ये टाइट्रेशंस की बेस है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन है. इसके अंदर हमें इन डिफरेंट जो टाइट्रेशन के टाइप से इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि कौन सा इंडिकेटर किस टाइट्रेशन में यूज़ करेगा, में हमें यूज़ करना होगा. और इंडिकेटर जो है डिपेंड कर रहा होता है उसके pH के ऊपर. स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के अंदर
अब हम कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे? इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो है पीएच वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है उसके ऊपर देखते हुए हम इंडिकेटर्स को चूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम अगर इस ग्राफ को देखें, दिस इज़ अ ग्राफ बिटवीन पीएच एंड द ml ऑफ 1 molar NaOH added in 25 ml of 1 molar HCl। अच्छा, फिनोप्थिलीन के जो पीएच है वो अप्रॉक्सीमेटली 8.2 से 10.2 तक है। अगर हम इसको देखें तो 8 to 10 कह सकते हैं। और मिथाइल ऑरेंज का जो पीएच है वो अबाउट 3 to 6 है, मतलब 3 to 6 है, 3.8 to 5.7 समथिंग है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 3 to 6 कह रहे हैं। मतलब ये वाला जो रेंज है वो फिनोप्थिलीन को कवर कर रहा है और ये वाला रेंज आपका मिथाइल ऑरेंज को कवर कर रहा है। बेसिकली ये टाइट्रेशन कर्व है बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जितनी पीएच कम होगी मीन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितनी पीएच हाई होगी इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये वाला ये जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर रहे हैं तो एसिडिटी जो है, पीएच जो है बढ़ती जा रही है, मतलब एसिडिटी कम होती जा रही है। एंड देन दिस पॉइंट विच इज़ कॉल्ड इन्फ्लक्शन, इस इन्फ्लक्शन के मिड पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। समवेयर हेयर बिटवीन 6 to 8 जो है इक्विवेलेंस पॉइंट है, जो कि अबाउट 25 ml ऑफ NaOH को हम काउंट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब हमें ये देखना है, ये जो हमारा इन्फ्लक्शन रेंज है, इस इन्फ्लक्शन रेंज में ये कौन से पीएच इंडिकेटर्स को कवर कर रहा है। जैसे फिनोप्थिलीन को भी कर रहा है ये, और मिथाइल ऑरेंज को भी कर रहा है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर जाते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल में, अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम इंडिकेटर ऐड करते हैं तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, इंडिकेटर ऐड करने से ये होता है कि स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कलर चेंज का। मतलब स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट इटसेल्फ इस मॉलिक्यूल में होती है जो कलरलेस से रेड में कन्वर्ट कर रहा होता है। 1 प्रोटॉन जो है वो डोनेट करता है फिनॉल ग्रुप। ये फिनॉल ग्रुप हाइड्रोजन को इसने रिलीज़ किया और यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग हो गई है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट हो गई है। कलरलेस से कंपाउंड एट द एंड पॉइंट पे कलर चेंज हो गया है रेड इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थिलीन। अब अगर हम नेक्स्ट पे आएँ, जो हमारा प्रीवियस जो हमने ग्राफ देखा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान था। अब वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन करेंगे। अगर हम एग्जांपल लें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, इस ग्राफ को देखें, ये जो हमारा टाइट्रेशन कर्व है, जो लास्ट स्ट्रॉन्ग एसिड था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, ये वीक एसिड है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 2 से जब ऐड होना शुरू हुआ है तो स्लोली अपनी एसिडिटी को लूज़ करता गया है, पीएच बढ़ता गया है, एंड देन समवेयर हेयर जो है इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा और फिर देन ग्रेजुअली ये स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया है। मतलब वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अंदर जो हम पीएच देखेंगे, जो इसका इन्फ्लेक्शन रेंज जो है फिनोप्थिलीन को कवर कर रहा है, जबकि मिथाइल ऑरेंज को नहीं कर रहा है। मतलब फिनोप्थिलीन का रेंज हमने पढ़ा था 8 to 10, तो इसका जो इन्फ्लेक्शन रेंज अगर हम देखें तो फिनोप्थिलीन ही आ रहा है, मिथाइल ऑरेंज नहीं आ रहा है। अगर हम मिथाइल ऑरेंज को करेंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट समवेयर हियर आएगा, लेकिन इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस पॉइंट। तो जब इस पॉइंट पे पीएच बढ़ेगा तो यहाँ पे कलर चेंज आ जाएगा। कलर चेंज तो हमें तब चाहिए जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो इस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट इंडिकेटर है वो फिनोप्थिलीन है, क्योंकि वो इक्विवेलेंस पॉइंट के पास ही, मींस एंड पॉइंट के पास ही जो है अपना कलर चेंज शो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड।
वीक बेस हमारा जो है 10 to 12 के रेंज में आ रहा है, पीएच अगर 14 होता है तो फिर हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये वीक बेस है और ये जो है हाईएस्ट पीएच लोएस्ट पीएच पे आ रहा है, मतलब 0 to 1 के दरमियान में है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसका इन्फ्लेक्शन रेंज अगर देखें तो इसका जो इन्फ्लेक्शन रेंज कवर कर रहा है वो मिथाइल ऑरेंज कर रहा है 4 to 6, लेकिन फिनोप्थिलीन नहीं कर रहा। अगर इन केस हम इस कंडीशन में फिनोप्थिलीन को ऐड कर देते हैं तो फिनोप्थिलीन जो कलर चेंज शो करेगा वो 8 to 10 पे करता है, मींस यहाँ पे से लेके यहाँ तक कहीं पे कलर चेंज आएगा। तो हमें तो कलर चेंज बेसिकली हमें कलर चेंज नहीं चाहिए, हमें कलर चेंज चाहिए एट द एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट यहाँ पे है। कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है वो इधर हो रहा है, तो इस पॉइंट को कौन कवरेज कर रहा है, कौन सा इंडिकेटर कर रहा है, वो मिथाइल ऑरेंज कर रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज इज बेस्ट इंडिकेटर फॉर वीक बेसेस एंड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। एक और जो हम एग्जाम्पल देखेंगे वो ये देखेंगे कि कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे डबल इन्फ्लेक्शन रेंज इन्फ्लेक्शन जो है दो इंडिकेटर्स को कर रहा होता है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है टाइट्रेशन ऑफ 1 मोलर सोडियम कार्बोनेट विथ 1 मोलर HCl। फिनोप्थिलीन जो है एक इन्फ्लेक्शन रेंज को कवर कर रहा है और मिथाइल ऑरेंज दूसरे इन्फ्लेक्शन रेंज को कवर कर रहा है। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं रिएक्शंस टाइट्रेशन जिसके अंदर हमें डबल इंडिकेटर्स को, दो इंडिकेटर्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, द रीज़न कि हम डबल इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं इज़ डैट जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि इंडिकेटर ऐड करने से स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होता है, प्रोटॉन जो है रिलीज़ होता है और वो जो है स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट करके कलर चेंज करता है। यहाँ पे सिंगल प्रोटॉन रिलीज़ हो रहा है, जहाँ पे डबल इन्फ्लेक्शन हो रही है इट्स मीन वहाँ पे डबल प्रोटॉन रिलीज़ हो रहे हैं। तो वो डबल प्रोटॉन के रिलीज़ होने की वजह से दो जगह पे जो है कलर चेंज डिफरेंट पीएच पे वो शो कर रहा होता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा इंडिकेटर और क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड में कौन से इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं और क्यों कर रहे होते हैं, वी शुड नो। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के 4 टाइप्स हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन एंड वीक एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन। अच्छा, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, जब हम स्पेसिफिकली एक टॉपिक को देख रहे होंगे देन वी विल गो थ्रू इन डिटेल। ये जो 3 टाइट्रेशंस के टाइप्स हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, इसके अंदर हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वीक एसिड वर्सेस वीक बेस में हम इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कोई फिज़िकल चेंज नहीं आता है। इसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इस एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं विद उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पीएच मीटर। मतलब विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर वी आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में बेसिकली प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है जो इनसॉल्युबल होती है, और जो जब कम्प्लीटली एनालाइट जो है रिएक्ट कर लेता है तो फिर कलर चेंज होता है और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बनते हैं। तो इसकी बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमने पढ़ी भी है और आप लोग पढ़ के भी आए हैं कि सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड जब हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्रोमेट तो सोडियम सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड के हमें प्रेसिपिटेट्स मिल रहे होते हैं। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टाइट्रेशन के कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसके अंदर जो है कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन रहे होते हैं विच इंडिकेट्स द एंड पॉइंट
ऑफ द रिएक्शन. उसके एग्जांपल में डायरेक्ट टाइट्रेशन, टाइप्स में डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर, अल्कलीमेट्रिक मेथड है. नेक्स्ट 4th टाइप इसकी रिडॉक्स टाइट्रेशन है, जिसके अंदर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं. अच्छा, इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक और चीज़ है कि ये जो हमने टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस देखे हैं, इसके अंदर ये जो है परफॉर्म करते हैं बाय बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन मेथड. एक्वस टाइट्रेशन अदर देन एसिड एंड बेसिस होते हैं. इसके अंदर हम एसिड और बेस को इंक्लूड नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल ईथर भी हो सकता है. लेकिन नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर जो है प्रोसीजर यूज़ होता है फार्माकोपियल एसेज एंड सर्व्स अ डबल पर्पस एट it is suitable for the titration of very weak acids and bases and provide a solvent in which organic compounds are soluble. ये 4 types acid base, precipitation, complexometric titration and redox titration, ये चारों जो हैं aqueous और non aqueous titration method के थ्रू परफॉर्म हो सकते हैं. Now coming towards the advantages of the titration, it is capable of a high degree of precision and accuracy than instrumental methods. Methods are generally robust. Analysis can be automated, cheap to perform and do not require specialized apparatus. They are absolute methods and are not dependent on the calibration of an instrument. इसकी लिमिटेशन ये है कि नॉन सेलेक्टिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, large amount of sample or reagent required होता है. reaction of standard solution with analyte should be rapid and complete.